तो अगर आप फ्री ई बुक्स और टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, बी इकोनॉमिक्स, एम इकोनॉमिक्स जैसे 250 से वैदिक कोर्स मिलेंगे। अब आप अपने घर बैठे हमारे हार्ड कॉपी नोट्स भी मंगा सकते हैं। हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप बच्चों से डिस्कस करने वाला हूँ रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में, जिसको हिंदी में प्रकट अधिमान सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले रिवेल्ड प्रेफरेंस का क्या मतलब है, वर्ड मीनिंग का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। रिवेल्ड प्रेफरेंस का मतलब है किसी चीज़ को प्राथमिकता देना, किसी चीज़ को प्रेफरेंस देना। जैसे मान लीजिए कि अगर ऑर्डर में मैं लगाना चाहूँ तो मान लीजिए पनीर की सब्ज़ी मुझे ज़्यादा पसंद है, इसके बाद मुझे मान लीजिए मंचूरियन राइस पसंद है, तो इस तरीके से मैं अपने जो भी प्रेफरेंस है उसको ऑर्डर में लगा सकता हूँ। हालांकि ये जो पूरी की पूरी अप्रोच है ये बिहेवियरल अप्रोच है, लेकिन यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि हम अपनी जो भी कॉम्बिनेशन है उसके जो प्रेफरेंस है उसको डिसाइड कर सकते हैं और हम उस वाले कॉम्बिनेशन को चुनेंगे जो ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। तो बच्चों, इससे पहले मार्शल की जो थ्योरी थी जिसे आप यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं, और हिग्स की जो थ्योरी है जिसको हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, सैमुअल्सन के द्वारा उन दोनों को ही क्रिटिसाइज किया गया और उनको अनरियलिस्टिक बताया गया। इसके लिए उन्होंने एक नई थ्योरी डेवलप की जो उनकी एक आर्टिकल था। मैं एक बार आपको आर्टिकल का नाम बता देता हूँ। आर्टिकल का नाम था कंजम्पशन, एक मिनट, आर्टिकल का नाम था कंजम्पशन थ्योरी इन टर्म ऑफ रिवेल्ड प्रेफरेंस। इसमें उन्होंने 1938 में अपनी जो रिवेल्ड प्रेफरेंस है उसके अपने विचार दिए। इसके बाद उन्होंने एक बुक भी डेवलप की थी जिसका नाम था फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस, उसमें भी उन्होंने अपनी बात कही और उन्होंने जो हिग्स की थ्योरी है जो कि वीक ऑर्डर पर बेस्ड है उसको क्रिटिसाइज करते हुए अपनी एक थ्योरी डेवलप की जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पे बेस्ड है और ये साइकोलॉजिकल ना होकर बिहेवियरल अप्रोच है, यानी कि ये लोगों के बिहेवियर पे के एनालिसिस पे डिपेंड है। तो आप याद रखिएगा, एक तो ये बिहेवियरिस्टिक ऑर्डिनरी अप्रोच है, यानी कि इसके अंदर साइकोलॉजिकल नहीं बल्कि बिहेवियरिस्टिक अप्रोच बोलते हैं, और दूसरा ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पर बेस्ड है, तीसरा ये इकोनॉमेट्रिक्स अप्रोच है। तो तीन बातें आप याद रखिएगा इसके बारे में। पहला स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पर बेस्ड है, दूसरा ये बिहेवियरल अप्रोच है यानी कि व्यवहारात्मक अप्रोच है, और तीसरा ये इकोनोमेट्रिकल अप्रोच है जो कि हिग्स ने यूज़ नहीं की थी तीनों के तीनों। तो बच्चों, इस थ्योरी को मैं आपको समझाऊं इससे पहले आप कुछ अजम्पशन समझ लीजिए जिससे कि आपको थ्योरी समझना आसान हो। सबसे पहला रैशनैलिटी, जैसा कि हमने इंडिफरेंस कर्व में भी माना था, यहाँ पे भी हम ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर रैशनल है। इसका मतलब वो अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर सकता है, उसके पास नॉलेज है, गिवन इनकम और प्राइस में वो उस कॉम्बिनेशन को चुनना चाहेगा जो कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे सेटिस्फेक्शन देगा, यानी कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, ज़्यादा गुड्स हमेशा उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देंगी। इसके अलावा बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पर बेस्ड है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक कंपैरिजन बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर और वीक ऑर्डर में डिफरेंस क्या है। मतलब एक तरीके से यहाँ पे मैंने आपको बताया ना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर और वीक ऑर्डर में क्या डिफरेंस है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं वीक ऑर्डर की, और यहाँ पे हम समझ लेते हैं स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। दोनों में क्या फर्क है देखिए। जैसे वीक ऑर्डर क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपका यही समझना पूरी की पूरी थ्योरी को आगे समझा के चलेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम ए और बी और सी कॉम्बिनेशन हमें गिवन है और अगर हम ए को चुनते हैं तो इसका दो मतलब निकलते हैं। पहला, मान लीजिए चलिए सी हटा देते हैं, अगर हम ए को चुनते हैं इसका मतलब क्या है, नंबर वन कि ए जो है या तो वो प्रेफरेबल है देन बी के, दूसरा या ए इक्वल है बी के, लेकिन हमने ए को ना चुन के बी को चुन लिया। इसको बोलते हैं वीक ऑर्डर। वीक ऑर्डर का मतलब है कि जब हम किसी कॉम्बिनेशन को चुनते हैं तो उसकी दो वजह हो सकती है। पहला, या तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, दूसरा वो प्रेफरेबल है बराबर है बी के, लेकिन हमने ए को चुना। वीक ऑर्डर क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर क्या कहता है कि अगर ए बी में से अगर आपने ए को चुना तो ये बात 100% श्योर है कि ए और बी बराबर नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहता है कि हाँ जी ये भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये कहता है कि अगर आपने ए को चुना है तो ये 100% पॉसिबल है कि ए और बी बराबर नहीं हो सकते। केवल एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए इज प्रेफरेबल देन बी, बस इतनी सी बात आप याद रखिएगा बच्चों। वीक ऑर्डर क्या कहता है, वीक ऑर्डर कहता है कि अगर आप ए को चुनते हो तो इसका मतलब क्या है कि या तो ए और बी बराबर बराबर है या ए बी से बेटर है। ये दोनों पॉसिबिलिटी है इसके अंदर।
लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑर्डर कहता है कि केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है ए ग्रेटर देन बी। तो ये जो पूरी की पूरी थ्योरी है ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पर बेस्ड है। इसका मतलब इट इज एज्यूम्ड चॉइस इन द कॉम्बिनेशन इज मोर प्रेफरेबल देन अदर अवेलेबल कॉम्बिनेशन। यानी कि आप जिस भी चूज को चूज कर रहे हो, अगर मान लीजिए ए बी सी है, अगर आप ए को चूज कर रहे हो तो आप 100% श्योर हो कि ए जो है वो ग्रेटर देन होगा बी और सी से, प्रेफरेबल होगा। दिस इंप्लाइज दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिफरेंस बिटवीन टू, यानी कि ऐसी संभावना ही नहीं है कि ए और बी बराबर हो जाए। तो इसको बोलते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर का कंसेप्ट क्या है। तीसरी इसकी एजम्पशन है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो बच्चों आप जानते ही हो कि अगर आप एक कॉम्बिनेशन को चुनते हो इंडिया में ओवर बी, तो आप अगर नेपाल में चले जाओगे, चीन में चले जाओगे, रूस में चले जाओगे या यूएसए में चले जाओगे, तो भी आप ए को प्रेफर करोगे देन बी के। इसका मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब है कि सिचुएशन बदलने से आपके बिहेवियर में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं आता है। यानी कि कंज्यूमर अगर एक कंडीशन में ए को पसंद कर रहा है तो दूसरी कंडीशन में भी वो ए को ही पसंद करेगा, किसी और कॉम्बिनेशन को पसंद नहीं कर सकता। इसके अलावा ट्रांसिटिविटी का है। ट्रांसिटिविटी का क्या मतलब है कि अगर ए इज प्रेफरेबल देन बी एंड बी इज प्रेफरेबल देन सी, सो डेफिनेटली ए इज प्रेफरेबल देन बी। यानी कि कंसिस्टेंसी पाई जाती है। इसका मतलब अगर आप ए को बी से ज़्यादा पसंद करते हो और बी को सी से ज़्यादा पसंद करते हो तो डेफिनेटली ए और सी के कंपैरिजन अगर होगा, ए और सी का कंपैरिजन होगा तो आप ए को ही पसंद करोगे, सी को पसंद नहीं करोगे, क्योंकि आपने एक परिस्थिति में बी को छोड़ा था और बी जो है वो सी से प्रेफरेबल है, इसलिए। इसके अलावा बच्चों पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, इसके ऊपर तो हम डायग्राम भी बनाएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये पूरी की पूरी थ्योरी नॉर्मल गुड्स के केस में लागू होती है, इंफीरियर और गिफ्टिंग गुड्स के केस में लागू नहीं होती, और ये पॉजिटिव इनकम इफेक्ट को बताती है। इसका मतलब ये बताती है कि गुड्स की कंडीशन में अगर प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ती है तो डेफिनेटली ऐसी गुड्स की इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी। तो ये मैं आपको समझा दूंगा जब डायग्राम आपको बताऊंगा। बेसिकली आपको ये 5 एजम्पशन मान के चलनी है। नंबर 1 रैशनल कंज्यूमर है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, कंसिस्टेंसी है, ट्रांसिटिविटी है और इनकम पॉजिटिव है। अब बच्चों मैं आपको स्ट्रॉन्ग ऑर्डर का जो कंसेप्ट है वो एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये डायग्राम के थ्रू हम समझा देते हैं, हालांकि ये डायग्राम बनाया हुआ है, मैं आपको अलग से बना देता हूँ। देखिए मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके पास एक कार आपको बाय करनी है और आपके पास 5 ऑप्शन है, जिसमें से मान लीजिए एक कार है, ये 5 कार है, और आप मान लीजिए हम कुछ भी कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। मान लीजिए हम ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया और ई ले लिया। ठीक है, 5 कारों का हमने ई ले लिया। अब आप इनमें से ये नहीं कर बता सकते कि कौन ज़्यादा प्रेफरेबल है जब तक कि आपको प्राइस लाइन नहीं दी हो। यानी कि प्राइस गिवन है तभी आप बता सकते हो, बजट लाइन गिवन है तभी आप बता सकते हो कौन प्रेफरेबल है। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, बजट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और मान लीजिए बजट लाइन पे हमें 2 कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, ए और सी। मान लीजिए हमें ए भी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है। गुड्स, वाई गुड्स। तो अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो प्रेफरेबल है। तो इसका मतलब डी जो है, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं जैसे इस डायग्राम में बनाया हुआ है। अब चलिए एक पॉइंट और हम ले लेते हैं, मान लीजिए इस पे हम एफ और ले लेते हैं और हम क्या करते हैं, एफ का चुनाव करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर हमने एफ का चुनाव किया, मैं इसके ऊपर झंडा भी लगा लेता हूं, इसका मतलब हमने एफ का चुनाव कर लिया। इसका मतलब बच्चों ये हुआ सिंपल सरल भाषा में कि एफ जो है वो प्रेफरेबल है देन ए से, एफ जो है वो प्रेफरेबल है देन बी से, इसीलिए तो हमने एफ का चुनाव किया है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो एक ही बजट लाइन पे हो, इंडिफरेंस का तो एक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो एफ है वो 5 लाख रुपए की कार आती है, ठीक है, ए भी 5 लाख रुपए की कार आती है, और आप कह सकते हो एक तरीके से सी भी 5 लाख रुपए की कार आती है। ये सी हुआ, सी 5 लाख रुपए की कार है। मान लीजिए जो डी है वो 25 लाख की कार है, ये तो आपकी औकात से ही बाहर चली गई। बी जो है, बी मान लीजिए 3 लाख रुपए की कार है और ई भी 2 लाख रुपए की कार है या 3.5 लाख रुपए की कार है।
तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी मान लीजिए इनकम गिवन है 5 लाख, मान लीजिए 5 लाख गिवन है, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये वाला, दिस वन, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन, हालांकि ये डायग्राम में भी मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों बनाया हुआ है, आप सिंपल समझ लीजिए कि ये जो सारे की सारी लाइन है ये अनअटेंडेबल है, यानी कि इससे आप प्राप्त नहीं कर सकते, ये सुपीरियर कहलाएगा, आप इसको अचीव नहीं कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और ये वाला आप अचीव करोगे नहीं क्योंकि इन्फीरियर हो गया, घटिया हो गया, खराब हो गया, ठीक है, ये इन्फीरियर हो गया, मतलब ये क्या है, ये जो एंगल है ये इन्फीरियर है और जो ऊपर वाला है वो नॉन अटेंडेबल है या सुपीरियर है। आप किस किस को अचीव कर सकते हो, केवल ए को, केवल आप एफ को, और केवल सी को, ये 3 कॉम्बिनेशन को आप चुन सकते हो। लेकिन आप चुनते क्यों चुनते हो आप एफ को? इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर आपने एफ को चुना है तो इसका मतलब है कि आपने कॉम्बिनेशन ए को और कॉम्बिनेशन सी को छोड़ा है, क्योंकि वो रिलेटिवली लेस प्रेफर्ड थे। इसका मतलब क्या हुआ कि कार अगर 5 लाख रुपए की आ रही है तो मान लीजिए मैंने टाटा की कार खरीदी, मैंने हुंडई की कार छोड़ दी, मैंने मान लीजिए मारुति की कार छोड़ दी, इसका मतलब ये है कि मेरी नज़र में हुंडई की जो कार है और जो आप कह सकते हो एक तरीके से मारुति की जो कार है उसके कंपैरिजन में टाटा की जो 5 लाख रुपए की कार है वो मोर प्रेफरेबल है। तो इस तरीके से बच्चों आप कॉम्बिनेशन का चुनाव हम करते हैं। देखिए सारी बातें वही लिखी होंगी। इफ कंज्यूमर चूज अ कॉम्बिनेशन देयर इज मे बी 2 रीजंस। अगर कंज्यूमर मान लीजिए इस डायग्राम के हिसाब से ए को चूज कर रहा है, इस ए को, तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, या तो कॉम्बिनेशन इज प्रेफरेबल, कॉम्बिनेशन प्रेफरेबल है, या कॉम्बिनेशन चीपर है, सस्ता है, वरना कंज्यूमर एम को या एन को यूज कर लेता। लेकिन कंज्यूमर ए को यूज किस लिए कर रहा है? क्योंकि या तो अब देखिए प्राइस के बारे में जब जानकारी नहीं होगी तो आप यही कहोगे कि पता नहीं क्या हुआ। इफ द प्राइस लाइन ऑफ बजट लाइन इज नॉट गिवन वी कैन नॉट से विच कॉम्बिनेशन इज मोर प्रेफरेबल। हमें नहीं पता कि क्यों प्रेफरेबल है जब तक हमें प्राइस लाइन के बारे में ना दिया हो। लेकिन अगर प्राइस लाइन गिवन है, जैसे मान लीजिए ये प्राइस लाइन हमने खींची, तब हमें पता चला कि जो एम और एन है वो सुपीरियर कॉम्बिनेशन, उनको हम अचीव करना नहीं चाहेंगे। जी हो गया, ई हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, ये इन्फीरियर है, इनको भी हम अचीव करना नहीं चाहेंगे। सी बी ए में से हमने ए को चुना। इसका मतलब ए जो है 100% हम ये कह सकते हैं कि जो ए है इज नॉट इक्वल टू सी, ए जो है वो नॉट इक्वल टू बी, बट ए जो है इट्स प्रेफरेबल देन सी, ए इज प्रेफरेबल देन बी। सिंपल सरल भाषा में बच्चों इसका ये मतलब है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात मेरी समझ में अच्छी तरीके से आ रही होगी। यहाँ पे बच्चों हम आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं किस तरीके से डिमांड का डेरिवेट होता है। आप कह सकते हैं एक तरीके से रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी की स्थिति में। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, मिस कर गया, मैं आपको बता देता हूँ आपको। इसको ना बच्चों थर्ड रूट भी लोग कहते हैं। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिस इज ऑल्सो नोन एज थर्ड रूट ऑफ लॉजिकल डिमांड थ्योरी। देखिए डिमांड थ्योरी के तीसरा रूट कहलाते हैं। पहला रूट क्या है बच्चों? पहला रूट हम यूटिलिटी एनालिसिस से डिमांड कर्व को डेरिवेट करते हैं, वो फर्स्ट रूट हो गया हमारा। सेकंड में हमने इंडिफरेंस कर्व से हमने डिमांड कर्व को डेरिवेट किया, वो सेकंड रूट हो गया। और इस वाले में हम रिवेल्ड प्रेफरेंस के थ्रू डिमांड कर्व को डेरिवेट करते हैं, इसीलिए इसको थर्ड रूट भी कहा जाता है। तो अब मैं किस तरीके से डिमांड कर्व डेरिवेट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप कुछ वर्ड याद रखिएगा। देखिए अगर कोई गुड्स ऐसी है जिसको प्राइस के गिरने से उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ती है, तो डेफिनेटली ऐसी गुड्स की इनकम घटेगी तो क्वांटिटी जो है वो घटेगी। आप याद रखिएगा। देखिए ये क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर प्राइस इफेक्ट नेगेटिव है, प्राइस इफेक्ट नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो डेफिनेटली ऐसी गुड्स की जो इनकम इफेक्ट होगा विल बी पॉजिटिव। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आपको मेरी बात समझ में आ जाए तो अच्छी तरीके से। मैं एक डायग्राम बना लेता हूं बच्चों के लिए। चलिए 2 डायग्राम बना लेता हूं एक की जगह। ये मान लीजिए हमारी इनिशियल बजट लाइन है, ओ एल एम। यहां पे हम लिख देते हैं एक्स गुड्स और यहां लिख देते हैं बच्चों वाई गुड्स। अब हम एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक कॉम्बिनेशन चुना ये वाला, जिसको हमने ए कहा है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ, देखिए मैं आपको मतलब डायग्राम को कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं चाहता, लेकिन आपको सिंपल समझाने के लिए बता रहा हूं कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट है ये सब हमने रिजेक्ट कर दिए, ये सब रिजेक्टेड एरिया है।
इसका मतलब क्या हुआ कि एक कॉम्बिनेशन को छोड़कर जितने भी कॉम्बिनेशन थे हमने सारे के सारे रिजेक्ट कर दिए हैं, सारे के सारे रिजेक्ट हो चुके हैं। अब मान लीजिए कि इस गुड्स का प्राइस गिर जाता है, मान लीजिए प्राइस गिर जाता है, तो प्राइस गिरने से जो लाइन है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, डेफिनेटली ऊपर की तरफ चली जाएगी। और अब आपको जो पॉइंट मिलेगा वो मान लीजिए बी मिला। अब आप डेफिनेटली मिल सकता है क्योंकि पहली वाली कंडीशन में तो बी अवेलेबल था ही नहीं, है ना। जब अवेलेबल नहीं था तो आपने बी को नहीं चुना, अब एक नया कॉम्बिनेशन आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये वाला कंज्यूमर इतनी गुड्स यूज़ कर रहा था x0, अब प्राइस गिरने से वो पहले से ज़्यादा यूज़ करेगा, मान लीजिए x1। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं इसको, हाँ। तो ये जो लेके ये वाला सारा का सारा हिस्सा है, ये वाला, ये कहलाएगा हमारा प्राइस इफेक्ट। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, इसमें इंडिफरेंस कब का यूज़ कहीं पे भी नहीं किया गया है। अब ये बात तो हमारी प्रूफ हो गई कि प्राइस के गिरने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है, यानी कि प्राइस इफेक्ट नेगेटिव है। अब हमें इसी डायग्राम में ये भी प्रूफ करना है कि इनकम के घटने से क्वांटिटी डिमांड घटती है। इसका मतलब क्या हुआ, हम एक काम करते हैं, इनकम को घटा लेते हैं, इनकम को घटाते इस तरीके से घटाते हैं इनकम को, यानी कि इनकम घटने से एक नई लाइन बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं L2 M2। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, कंज्यूमर ने ये जो रेड एरिया है, ये वाला वाइट एरिया, इसको पहले भी रिजेक्ट किया था। इसका मतलब कंज्यूमर इस एरिया तक कोई गुड्स नहीं बाय करेगा, यानी कि ये वाला तो रिजेक्टेड एरिया है, पहले भी रिजेक्टेड था। अब कंज्यूमर जो बाय कर सकता है वो इस वाले एरिया में बाय कर सकता है। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, क्योंकि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो व्हाइट वाला हमने शेड किया, ये तो हमने ऑलरेडी रिजेक्ट किया था पहली कंडीशन में, यानी कि कंडीशन 1 में हमने केवल ए को चुना था। इसका मतलब इसके अंदर के सारे पॉइंट थे वो रिजेक्टेड थे। अब इनकम के गिरने से अब आप इस जो ग्रीन शेडेड एरिया है उसमें से किसी कॉम्बिनेशन को चुनोगे। मान लीजिए आपने सी को चुना, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपकी जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये वाला है और इनकम इफेक्ट ये वाला है। इसका मतलब इनकम के गिरने से, इनकम के कम होने से आपकी जो डिमांड है वो OX1 से घटकर अब हो गई है OX2, यानी कि डिमांड आपकी गिर गई। तो बेसिकली बच्चों आपको यही समझाना था। देखिए डायग्राम में आपको, मैं उम्मीद करता हूं एक बार आपको समझ में आ गया होगा। हम क्या करते हैं, एक और केस बना लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस अगर बढ़ जाता है तो जो क्वांटिटी है वो घट जाएगी, डेफिनेटली घट जाएगी। प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी घट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनकम जो है वो बढ़ जाए तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ेगी। ये हमें प्रूफ करना है। मान लीजिए हमें प्रूफ करना है, डायग्राम में आपको समझा देता हूं। सबसे पहली कंडीशन हम ले लेते हैं ये वाली। हम मान लीजिए हम इस ए को चुन रहे हैं और जो डिमांड है हमारी वो X0 है। अब मान लीजिए कि प्राइस गिरा, प्राइस गिरने से क्या होगा, ये अंदर की तरफ आ जाएगा और अब कंज्यूमर जो है वो इसको चुन रहा है, बी को। इसका मतलब प्राइस के गिरने बढ़ने से जो क्वांटिटी डिमांड है वो घट गई। ठीक है, ये प्राइस इफेक्ट है हमारा, ये पूरा का पूरा। इसका क्या मतलब है बच्चों कि प्राइस के गिरने से हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ गई। अब अगर हम इनकम को बढ़ाते हैं, अब देखिए याद रखिएगा हमने ग्रीन एरिया में केवल इसको चुना था। अब अगर हम इनकम को बढ़ा देते हैं, इस तरीके से इनकम को बढ़ाते हैं, तो हम ग्रीन एरिया के अंदर ना चुन के इस पे चुनेंगे, यहां पे सी पर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो डिमांड है वो बढ़ चुकी है, यानी कि अब आप पहले से ज़्यादा गुड्स खरीद रहे हो X2, क्योंकि आपकी इनकम जो है वो बढ़ गई है। तो बच्चों सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ए से लेके बी तक ये हमें बता रहा है नेगेटिव प्राइस इफेक्ट, नेगेटिव प्राइस इफेक्ट। और बच्चों बी से सी तक जो है, यानी कि इनकम के घटने से डिमांड का घटना, ये क्या बता रहा है, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। ओके बच्चों, अगर आपको डायग्राम में कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक बार लास्ट टाइम डायग्राम बना देता हूं बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखिए ये लास्ट टाइम है मेरा डायग्राम बनाने का बच्चों। ये है आपकी लाइन जिसको कि हम नाम दे देते हैं OLM।
सिंपल समझ लीजिए, अगर मैं कहीं पे कलर कर सकता तो मैं यहाँ पे बताता कि मैंने सारा का सारा जो है ना, सारा का सारा ये जो एरिया है, आप समझ लीजिए बेटा, ये वाला जो एरिया है, ये वाला दिस एरिया, इस पूरे के पूरे एरिया को मैंने रिजेक्ट कर दिया है। ये सारे के सारे एरिया को मैंने रिजेक्ट कर दिया है। ये सारा का सारा रिजेक्टेड एरिया है। इसमें से केवल मैंने इसको चुना है, ए को, बस, बाकी का सब मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब मान लीजिए इनकम अगर गिर जाती है तो वो बाहर की तरफ चला जाएगा। अब डेफिनेटली रिजेक्ट तो ये एरिया, इसमें तो किसी को भी चुन सकता है वो। मान लीजिए इसको चुना, तो यहां से लेके यहां तक वाला x0 से x1, ये सारा का सारा हमारा प्राइस इफेक्ट है। और कौन सा प्राइस इफेक्ट है? नेगेटिव प्राइस इफेक्ट है। नेगेटिव प्राइस इफेक्ट। क्यों नेगेटिव प्राइस इफेक्ट है? क्योंकि प्राइस के गिरने से जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ गई है। सिंपल सी बात है। अब हम क्या करते हैं, इनकम को घटाते हैं, और इनकम को घटाते इस तरीके से हैं। तो इनकम घटाने के लिए हम देखिए ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली है बच्चों, इनकम घटाने के लिए। अब वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो शेडेड एरिया है इसको वो नहीं चुनेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब वो किसको चुनेगा? इस वाले एरिया को, इसमें से किसी कॉम्बिनेशन को चुनेगा। अब मान लीजिए वो इसको चुनता है, सी को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो डिमांड है वो घट गई, और डिमांड घट के केवल x2 हो गई। इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है कि इनकम के घटने से आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो घट गई। इसका मतलब आपका जो प्राइस, जो इनकम इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट है वो पॉजिटिव है। तो बच्चों यही सारी बातें हमें आपको समझानी थी। आपका डिमांड कर्व डेरिवेट हो चुका है। आप चाहो तो यहाँ पे भी डिमांड कर्व को डेरिवेट करना सिखा सकते हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जिसमें आप ये बता सकते हो कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कि x0 आप खरीद रहे हो जब प्राइस है P0 x गुड्स का, PX0, और जब मान लीजिए PX का प्राइस घट जाता है तो आप पहले से ज़्यादा गुड्स खरीद रहे हो। इस तरीके से आप चाहो तो डिमांड कर्व को भी डेरिवेट करके दिखा सकते हो बच्चों। तो बच्चों मैं इस वीडियो में इतना ही करा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी समझ में आ गई होगी बच्चों। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।